संस्कृत शिक्षण कक्षा सप्तम। संस्कृत व्याकरण का आज हम अध्ययन कर रहे हैं। इस वीडियो लेसन में सबसे पहले हम आपको संधि प्रकरण के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। संधि का सामान्य अर्थ है मेल। ये मेल या जोड़ परस्पर दो स्वरों, दो व्यंजनों अथवा व्यंजन या स्वर का मेल या स्वर और व्यंजन का मेल। इसके अलावा विसर्ग एवं स्वर के बीच मेल हो सकता है, यानी या तो दोनों ओर से दो स्वरों का मेल होगा या फिर एक तरफ स्वर और दूसरी ओर व्यंजन हो सकता है, या दोनों ओर व्यंजन हो सकते हैं, या फिर विसर्ग और दूसरी ओर स्वर हो सकता है। इस प्रकार का जो मेल है, इसके मेल होने पर शब्द के मूल रूप में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। संधि करना या ना करना लेखक या वक्ता की इच्छा पर निर्भर होता है। ऐसा नहीं है कि उसने संधि नहीं की और ज्यों का त्यों उसने बोल दिया या लिख दिया है तो वह वाक्य अशुद्ध या गलत हो गया। संधि होने पर शब्द को संक्षिप्त कर दिया जाता है, वाक्यों को थोड़ा संक्षिप्तीकरण हो जाता है। इस उद्देश्य से ही स्वेच्छानुसार वक्ता या लेखक वाक्यों में संधि का प्रयोग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन हमें संधि का ज्ञान आवश्यक है। संधि जो है संक्षिप्तीकरण के लिए आवश्यक है। जैसे समास शब्दों का संक्षिप्तीकरण करता है, परंतु सामासिक शब्द लंबे हो जाते हैं और थोड़े कठिन भी हो जाते हैं, और वाक्यों को सरल या छोटा करने के उद्देश्य से समासीकरण होता है। इसी प्रकार संधि का प्रयोग होता है। तो संधि का मेल, संधि का अर्थ है मेल, यानी दो वर्णों के परस्पर या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संधि के विषय में आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि संधि क्या है। संधि की परिभाषा, यदि आप एक दो पंक्ति में संधि की परिभाषा चाहते हैं तो संधि का सामान्य अर्थ है मेल। इस प्रकार दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से उसमें वर्ण में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। जैसे विद्या प्लस आलय अर्थात विद्यालय, इसी को संस्कृत में कहेंगे विद्या प्लस आलयः बराबर विद्यालयः। तो ये हमारी संधि हो गई। हिंदी में विद्यालय, संस्कृत में विद्यालयः, विसर्ग लगाना है। ये शब्द जो हमारा विद्यालय, ये संधि है, इसमें दो शब्दों का मेल हो गया है। इसी तरह सुर प्लस इंद्र सुरेंद्रः, इसी प्रकार हिम प्लस आलया हिमालया, सूर्य प्लस उदयः बराबर सूर्योदय। इस प्रकार संधि के अनेक उदाहरण हैं। संधि के भेद, संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। नंबर एक, स्वर संधि, जिन्हें अच भी कहा जाता है। अच स्वरों को कहा जाता है, इसलिए स्वर संधि या अच संधि। नंबर दो, व्यंजन संधि अथवा हल संधि, यानी व्यंजनों को हल भी कहते हैं। तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग जो दो बिंदु किसी शब्द या किसी वर्ण के आगे जो लगे होते हैं वह विसर्ग कहलाते हैं। इस प्रकार संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? स्वर संधियां 8 प्रकार की बताई गई हैं। कई पुस्तकों का अध्ययन किया है मैंने, किसी में 6 लिखी हैं, किसी में 5 लिखी हैं, किसी में 8 लिखी हैं। लेकिन स्वर संधि के आपसे पूछा जाए कितने भेद हैं, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है अभी तक की, उसमें 8 भेद मैंने पढ़े हैं। तो स्वर संधि के 8 भेद ये हैं। 1 दीर्घ संधि, 2 गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि, छठा पूर्व रूप संधि, सातवां पर रूप संधि और आठवां प्रकृति भाव संधि। इस प्रकार ये स्वर संधि के भेद हैं। हर संधि का एक सूत्र भी निर्धारित है। जैसे दीर्घ संधि
अकसवर्णे दीर्घा। गुण संधि सूत्र आद गुणा। वृद्धि संधि सूत्र वृद्धि रेचि। यण संधि इको यणचि। अयादि संधि एचो अय वायावा। इस प्रकार से ये 5 संधियां मुख्य रूप से आपके प्रयोग में आती हैं। तो ज़्यादातर बच्चे समझते हैं कि 5 ही संधि हैं। संधियां के अनेक प्रकार हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में जितनी निर्धारित हैं आप उनका उतना ही अध्ययन कर सकते हैं। और अधिक ज्ञान के लिए आप अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ें और अधिक से अधिक अध्ययन करें। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंतर्गत सबसे पहले नंबर 1 स्वचत्व संधि। स्वचत्व संधि क्या है, आइए इसे समझ लें। यदि स या ता वर्ग, स या ता वर्ग यानी ता वर्ग का अर्थ है ता था दा धा न के सामने श या च वर्ग, चा वर्ग कौन सा होता है, चा छ जा झ यो, चा वर्ग हो गया। हमारे हिंदी वर्णमाला में, संस्कृत वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का वर्ग कहेंगे तो इसका अर्थ है का खा गा गा व, 5 अक्षरों के बारे में बताया जा रहा है। चा वर्ग का अर्थ है चा छ जा झ यो। टा वर्ग का अर्थ है टा ठा डा ढ ण। ता वर्ग का अर्थ है ता था दादा न। और पा वर्ग का अर्थ है पापा बाबा माँ। ये 5 वर्ग होते हैं। तो यदि सा या ता वर्ग के सामने श या च वर्ग हो तो सा के स्थान पर श तालव्य श तथा ता वर्ग का च वर्ग हो जाता है, ता वर्ग का च वर्ग हो जाता है। श का तथा च वर्ग होना ही शुचित्व कहलाता है। श तथा च वर्ग होना ही शुचित्व कहलाता है। जैसे स प्लस श बराबर श, आधा श और श पूरा, ये त प्लस च, ता आधा प्लस च पूरा, त प्लस च इसका बराबर च, आधा चा और पूरा चा बनेगा। इसी प्रकार से स यानी सा आधा, दंती सा बोल रहा हूँ, दंती सा, स आधा प्लस च तो ये बराबर च, ये हो गया आधा श तालव्य और च पूरा च। जैसे रामश्च तो च, आधा श और च ये बन जाएगा। आधा सा आपका दंती सा था और प्लस चा बनाने पर सा आपका तालव्य बन गया, श हो गया, सा का श हो गया। त प्लस ज, ता आधा प्लस ज पूरा तो बराबर ये जोड़ने पर, दोनों का मेल होने पर बनेगा ज, यानी आधा ज और पूरा जा, आधा जा और पूरा जा, आधा जा और पूरा जा, ये दोनों दो वर्ण मिल जाएंगे आपके, ताकि स्थान पर आधा जा बनेगा और जा पूरा रहेगा तो ज। इस प्रकार से ये नया वर्ण आपका बनेगा, आधा जा और पूरा जा। आइए अब एक बार और शुद्ध संधि को मैं समझा दूं ताकि आप इसको समझ पाएं। यदि सा तथा सा या ता वर्ग यानी ता था धा न के सामने श तालव्य श या च वर्ग का अर्थ समझ गए होंगे, चाछा जाझा या में से कोई भी वर्ण आ जाए इनमें से हो तो क्या होगा, स के स्थान पर श, सा के स्थान पर श तथा ता वर्ग का च वर्ग हो जाता है। श का च वर्ग हो जाना ही शुचित्व है। जैसे अब उदाहरण के द्वारा आप समझ सकेंगे। बहुत सरल से अच्छे उदाहरण लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जैसे सत प्लस जना, अब आपको उत्तर अपने आप पता होगा मैं क्या कहने वाला हूं। सत प्लस जना बराबर सज्जना, सत जन सज्जन। तो ता का जो आधा जा बन गया ये शुचित्व संधि है। बस इसको याद रखना है कि ये शुचित्व संधि है। ता का आधा जा होना ये शुचित्व संधि है। यानी जो ता वर्ग था उसके सामने हमारा ये चा वर्ग ये जो है चा वर्ग में परिवर्तित हो रहा है। यानी शा वर्ग जो हमारा था जो सत, ये जो हमारा ता था दादा ना, ये वर्ग यानी ता वर्ग, इसके सामने चा छा जा जन, यानी जो जा आने पर
हमारा ता का जा हो गया है, इसे शुचित्व संधि कहते हैं। सत प्लस जना बराबर सज्जना। इसी तरह दूसरा उदाहरण है, बहुत ही प्रसिद्ध और सरल उदाहरण दे रहा हूं, उत प्लस ज्वला। उत प्लस ज्वला आगामी आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, यूपी टेट, सी टेट, ये टेट, वो टेट, तो जो है इनमें बहुत ये पूछे जाते हैं, उज्ज्वल, सज्जन, ये बहुत आते हैं। उत प्लस ज्वला बराबर उज्ज्वला। अब उज्ज्वला में कई बड़े बड़े विद्वान चक्कर खा जाते हैं, क्योंकि 4 वर्ण रख देते हैं, वो उज्ज्वल शुद्ध कौन सा है इसमें भी गलती करके आते हैं। तो देखिए उज्ज्वला, तो इसमें आधे जा, दोनों जा आधे हो जाते हैं, ये ध्यान रखें। उज्ज्वल में शुद्ध स्वरूप जो है व्याकरण के अनुसार दोनों आधे जा हो जाएंगे। क्यों? शुचित्व संधि के नियमानुसार। देखिए उत में ता आया, और ता के सामने ज्वल में जा, यानी हमारा जो ता वर्ग था उसके सामने चा वर्ग का वर्ण आ रहा है, इसलिए हमारा ता का जा आधा जा हो जाएगा, क्योंकि आधा ता है पहले से ही, तो आधे ता के स्थान पर आधा जा हो जाएगा। और दूसरे में आधा जा है तो दोनों आधे जा हो जाएंगे। पहला आधा जा और दूसरे वाले में आधा जा पहले से ही है, और आधे ता की जगह आधा जा कर दिया। इस प्रकार से देखिए ये दोनों आधे जा ही मान्य होंगे, यही व्याकरण के नियमानुसार शुद्ध है। तो ये हुआ हमारा उज्ज्वला, यानी दोनों जा आधे। सज्जना, सज्जना में स आधा जा, फिर जा पूरा लगेगा, और ना विसर्ग, सज्जना। इस प्रकार उज्ज्वल। समझ में आती बात? ठीक है, समझ में आ गई तो ठीक है। अब आगे बढ़िए। कस प्लस चित। कस सा छोटा है, जिसे छोटा सा नहीं बोलना चाहिए व्याकरण की दृष्टि से, इसे हम दंती सा बोल रहे हैं। सा से सड़क वाला सा। कस प्लस चित। कस प्लस चित बराबर कश्चित। श हमारा तालव्य हो गया, तो ये हो गया हमारा कश्चित। कश्चित। सा देखिए, सा जो है हलंत है, तो इस सा की जगह शा हमारा तालव्य में परिवर्तित हो जाएगा, और चित ऐसा ही रहेगा, कश्चित। और उदाहरण 1-2 आपको दिखाते हैं। एक उदाहरण है नरस प्लस च बराबर नरश्च। इसमें भी सा आधा है और उसके सामने च वर्ग का वर्ण आया है, तो हमारा सा शा में परिवर्तित हो जाएगा, सा का शा हो जाएगा। शा और चा वर्ग में हो जाना ही शुचित्व संधि कहलाता है। सा का शा हो गया, बड़ा शा हो गया सा का, तो ये हमारी शुचित्व संधि कहलाएगी। ये आप अपनी पहचान समझ लीजिए। शुचित्व संधि क्या है? सा का शा होना और ता वर्ग का चा वर्ग हो जाना, ये शुचित्व संधि है। बस इसकी ये की है, ये इसका फार्मूला है, ये सूत्र है हमारे पास इस समय। इस तरह एक शब्द और है, और ये थोड़ा कठिन शब्द है। इसमें देखिए यज, यज ज हलंत प्लस नह, ना पर विसर्ग लगाएंगे। यज प्लस नह बराबर क्या शब्द बनेगा? तो देखिए यज ज है और जा के सामने यानी चाछा जाजा, यानी ये हमारा चा वर्ग का वर्ण है, और न ता था दादा न, यानी ता वर्ग का वर्ण आ गया है। तो इसमें ना के स्थान पर ज और य, ज प्लस य यानी ज्ञ, ज और य मिलाकर ज्ञ बनता है, ज्ञ। जैसे कि आपने देखा होगा बाबा रामदेव जी विज्ञान को विज्ञान पढ़ते हैं, सुन लीजिएगा उनकी आवाज कभी भी, विज्ञान पढ़ते हैं वो विज्ञान को, तो ज और य मिला के ज्ञ बनता है, जिसे हम ज्ञा कहते हैं। ज्ञा जैसे हम कहते हैं ज्ञान, तो ज्ञान पढ़ते हैं कुछ विद्वान लोग, इसीलिए पढ़ते हैं कि जो हमारा ज्ञा है ज प्लस य के मेल से बनता है। तो यज प्लस न बराबर यज्ञ या यज्ञ, और विसर्ग लगाएंगे यज्ञ। मैं दोनों पढ़ देता हूं, इसको पढ़ेंगे हम, ज्यादातर हम यही पढ़ते हैं, यज्ञ, 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 यज्ञ करना, यज्ञ। और यदि आपसे कोई कहे कि यज्ञ का संधि विच्छेद कीजिए, तो आप कहेंगे यज्ञ जो है वो शुचित्व संधि के अंतर्गत इसका विच्छेद होगा यज प्लस न, और संस्कृत में यज्ञ कर दें, विसर्ग लगा दें, तो यज ज हलंत प्लस नह, ना पर विसर्ग। इस प्रकार यज प्लस नह बराबर यज्ञ या यज्ञ, ये कहेंगे। शुचित्व संधि के बाद आइए अब हम दूसरी संधि का प्रयोग सीखते हैं। दूसरी संधि व्यंजन संधि है,
और ये है जशत्व संधि। इसमें क्या है, बड़ी रोचक संधि है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ग का, यानी प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ग का तृतीय वर्ण में बदल जाना ही जशत्व संधि है। पहला वर्ण उस तीसरे वर्ण में, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, इसे हम जशत्व संधि कहते हैं। इसके बारे में हम आपको समझा दें। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, जैसे क ख ग, जैसे किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, अब वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा होता है, जैसे का वर्ग का का है, चा वर्ग का चा है, टा वर्ग का टा है, ता वर्ग और पा वर्ग, इनका पहला पहला वर्ण जो है, यानी शुरू का जो पहला वर्ण या अक्षर है वह हम प्रथम वर्ण कहेंगे। इसके बाद कोई घोष वर्ण जैसे वर्ण के तृतीय, चतुर्थ, पंचम या, रा, ला तथा सभी स्वर आ जाएं, या, रा, ला और तथा सभी स्वर आ जाएं, या, रा, ला और सभी स्वर आ जाएं वर्ण के तीसरे, चौथे, पंचम, तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अर्थात का के स्थान पर तीसरा क ख ग, यानी का के स्थान पर ग, और चा के स्थान पर च छ ज, चा के स्थान पर ज हो जाएगा। टा के स्थान पर टा ठ ड, यानी टा के स्थान पर ड, और ता के स्थान पर क्या बनेगा, त थ द, ता के स्थान पर द, और पा के स्थान पर क्या होगा, देखिए प फ ब, पा के स्थान पर ब हो जाएगा। यानी आपको वर्णमाला ठीक से क्रमानुसार याद होनी अत्यंत आवश्यक है। यह आपके संधि के विभिन्न नियमों में बहुत काम आती है। वर्णमाला व्यवस्थित याद होनी चाहिए। आप ये ना सोचें ये नर्सरी फर्स्ट के बच्चों का काम है। ये संस्कृत की वर्णमाला बड़ी ही अमूल्य है। हिंदी और संस्कृत में वर्णमाला को हमेशा याद रखिए। यदि आप भारतीय हैं और हिंदी को आप जानना चाहते हैं, किसी भी कक्षा में हैं, नर्सरी से लेकर हाई स्कूल, इंटर, बीए, स्नातक, परास्नातक, पीएचडी, किसी भी वर्ग में आप अध्ययन कर रहे हैं, तो भैया इसकी वर्णमाला को विधिवत ठीक से समझना अत्यंत आवश्यक है। ये वैज्ञानिक है और सारे इसमें अनेक प्रकार के नियम इसमें छुपे हुए हैं। तो देखा आपने, का के स्थान पर ग, चा के स्थान पर ज, टा के स्थान पर ड, ता के स्थान पर द, पा के स्थान पर बा हो जाता है। इसी को जशत्व संधि कहते हैं। अब हम आपको उदाहरण के द्वारा सिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला उदाहरण मैं ले रहा हूं। ये है एक अच्छा सा उदाहरण देख रहा हूं। कौन सा अच्छा उदाहरण? जगदीश। देखिए, जगत प्लस ईश बराबर जगदीश। अब जगदीश में दा बन गया, जगत में ता था, तो देखिए त, था, द, ता के स्थान पर ता था दा, तीसरा वर्ण है दा, तो यहाँ पर जगत में ता का दा हो गया, क्योंकि सामने ई स्वर आ गया, कोई स्वर आ गया, कोई भी स्वर आ सकता है। तो ता के सामने यानी ता वर्ण, ता जो हमारा वर्ग का पहला अक्षर है, इसके सामने कोई अन्य स्वर आ गया, कोई भी स्वर आ गया, तो ये जगदीश बनेगा, ता का दा हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, भगवत प्लस गीता, भगवत गीता, ता का दा हो जाएगा। और का उदाहरण दिखाता हूं। क, जैसे दिक प्लस अंतः बराबर दिगंत, दिक प्लस अंत दिगंत, का गा हो जाएगा जोड़ने पर दोनों शब्दों को। दिक है, इधर अंत है, अगर दोनों शब्दों को हम जोड़ेंगे, संधि करेंगे, तो का और आ का मेल होगा, तो का तृतीय वर्ण में परिवर्तन होकर का के स्थान पर गा बनेगा। इसी को हम जशत्व संधि कहते हैं। बड़ी रोचक चीज है ये। व्याकरण से आप घबराइए मत। व्याकरण के नियमों को समझ लेंगे तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा। लेकिन नियमों को, परिभाषा को बार बार समझने का प्रयत्न करें, उन्हें दोहराते रहें। ये परिभाषा और इसका नियम ही की है, इसकी को नहीं छोड़ना है। आप अपनी डायरी में लिख कर रखें इनके नियम, और ये हमेशा काम आएंगे। आप दूसरों को भी शिक्षा या पढ़ाने का काम करते हैं, अपने भैया बहनों को, छोटे भैया बहनों को या आदर्श को, किसी को भी पढ़ाते हैं, तो आप बिल्कुल सही ढंग से आप एक व्याकरण सम्मत उत्तर दे सकते हैं और सॉलिड उत्तर बता सकते हैं, कोई संदेह नहीं रहेगा। दिक प्लस गजह, दिग गजह, का गा हो गया, आधा गा, आधा का है तो आधा गा रहेगा। ऐसी तरह बाग प्लस ईशा, बागीशा, का गा हो गया। दिक प्लस अंबरा, दिगंबरा, का गा बनेगा। देखो, का दिक
और इसके सामने आ आया तो का और आ मिलके का पूरा हो गया, तो का के स्थान पर हमें गा पूरा करना है। ठीक है, जब आगे स्वर मिल रहा है बच्चों, तो इसमें स्वर मिलने पर का हमारा जो का हलंत है, इसके सामने आ आने पर का पूरा हो गया, हलंत हट जाएगा। समझ लीजिए, अब गा पूरा बनेगा दिगंबर, गा पूरा बनेगा। दिग प्लस अंतः बराबर दिगंता। का हलंत प्लस आ सामने है स्वर, तो आधा का और आ मिलने से आ पूरा हो गया, का पूरा हो गया, तो ये हमारा गा, का के स्थान पर गा पूरा अक्षर हो गया, पूरा वर्ण हो गया, तो ये हमारा शब्द बनेगा दिगंत। यानी गा हमारा पूरा वर्ण देखा जाएगा। का हलंत था, ऐसे हमें गा आधार करना था, लेकिन आ जाने से का पूरा हो गया। इस प्रकार से शब्द बनेगा दिक् प्लस अंतः बराबर दिगंतः। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम षट्त्व संधि के बारे में आपको समझाएंगे उदाहरण सहित, और इस वीडियो में आपको हमने व्यंजन संधि में जश्त्व संधि, षट्त्व संधि के विषय में आपको समझाया। धन्यवाद।